वेलकम टू अकेडमी कॉमर्स। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, जो जीएसटी रिटर्न्स के अंदर जो चेंज हुआ है, जो स्कीम एक लॉन्च की गई है जिसको हम क्यूआरएमपी स्कीम कहते हैं, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ में जो इस स्कीम के अंदर आईएफए फैसिलिटी को भी लॉन्च किया गया है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और हम बात करेंगे जो नया प्रोसीजर दिया गया अनलॉक फॉर ई वे बिल, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि हर संडे को हमारा लाइव डिस्कशन पैनल ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आप उस लाइव डिस्कशन पैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए गए ज्वाइन बटन पे आपको क्लिक करना है और आप हमारा लाइव डिस्कशन पैनल ज्वाइन कर पाएंगे। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है, क्या ये जीएसटी के नए फॉर्म आ रहे हैं? तो मैं क्लियर कर दूं, ये जीएसटी के कोई भी नए फॉर्म नहीं आ रहे हैं। जो अभी तक हमारे जो जीएसटी के फॉर्म थे, जीएसटी R3B और जीएसटी R1, वही फॉर्म अभी रहने वाले हैं। तो फिर इसमें चेंज किया गया है। तो इसके अंदर जो मेजर चेंज किया गया है वो ये है कि जो जीएसटी R3B है, जिसे हम मंथली फाइल करते हैं, उसे अब क्या कर दिया जाएगा, क्वार्टरली फिलिंग बेसिस के ऊपर फाइल किया जाएगा। लेकिन उसका जो पेमेंट है वो आपको मंथली करना पड़ेगा। अब इस स्कीम को ऑप्ट कौन कर सकता है, किस तरह से आप इसको ऑप्ट करेंगे, इसके क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस कैटेगरी में आएंगे, कौन इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, इसके पेमेंट किस तरह से होंगे, आईएफए फैसिलिटी क्या है, तो वन बाय वन मैं आपको इसको समझाता हूं। लेकिन ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले हम जीएसटी पोर्टल के ऊपर चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि इस स्कीम के बारे में क्या दिया हुआ है। जैसे हम जीएसटी पोर्टल के ऊपर आते हैं और आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्विसेज में जाना होगा। यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिलता है और यहाँ पे देखिए आपके पास में ऑप्शन आ गया ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, यानी आपको ऑप्ट कर सकते हैं आप इस क्वार्टरली रिटर्न स्कीम के अंदर। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो एक मैसेज बॉक्स आपके पास में शो होता है। अब इस मैसेज बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, तो इस मैसेज बॉक्स में सबसे पहले जो चीज लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि जो क्यूआरएमपी स्कीम है ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है और जिनका टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक का है। और ये जो अवेलेबल हो जाएगा ये 1 जनवरी 2021 से, यानी 1 जनवरी 2021 से अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है और आपने अगर ये स्कीम ले ली है तो आपको क्या होगा, 1 जनवरी से इसकी जो फीलिंग है जीएसटी R3B और जीएसटी R1 वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको करनी पड़ेगी। लेकिन इसका जो पेमेंट है वो आपको मंथली करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस स्कीम को जैसे ही लेंगे, यानी आपका टर्नओवर सबसे पहले तो 5 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। 5 करोड़ रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर है तब आप इस स्कीम को ले सकते हैं। और जैसे ही आपने स्कीम ली तो 1 जनवरी से आपको अपनी क्या करनी होगी, रिटर्न्स है जीएसटी R1 और जीएसटी R3B वो क्वार्टरली फाइल करनी होगी। लेकिन उनका जो पेमेंट है वो आपको मंथली करना पड़ेगा। और इसी के साथ में यहाँ पे नीचे दिया गया है, ये जो स्कीम है ये अवेलेबल हो जाएगी 5 दिसंबर से, यानी ऑप्ट करने का जो ऑप्शन है वो 5 दिसंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन जो फीलिंग जो स्टार्ट होगी वो 1 तारीख यानी 1 जनवरी से होगी। तो अब इसकी फीलिंग कैसे करेंगे, इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया है, वन बाय वन मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाता हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि कौन कौन इस स्कीम को ले सकता है। अब कौन कौन इस स्कीम को ले सकता है, तो एक चीज तो इसमें क्लियर होकर रखिएगा, आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक का ही होना चाहिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तभी आप इस स्कीम को ले सकते हो। लेकिन अगर आप करंट क्वार्टर के अंदर ही 5 करोड़ रुपए से आपका टर्नओवर क्रॉस कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट जो क्वार्टर होगा उसके अंदर आप क्या हो जाएंगे, इन एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसका मीन ये हुआ कि मान लो आपका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ रुपए तक का था, ठीक है, और आपने इस स्कीम को ज्वाइन कर लिया, यानी इसको ऑप्ट कर लिया। अब आपका क्या हुआ कि ड्यूरिंग द क्वार्टर ही आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए का क्रॉस कर गया, तो आप जो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आप इस स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये दिया गया है कि जो लोग नया रजिस्ट्रेशन लेंगे वो भी इसके अंदर एप्लीकेबल हो सकते हैं, यानी वो भी इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक थर्ड चीज ये भी आती है निकल के कि काफी सारे रजिस्ट्रेशन पर्सन ऐसे भी हैं जिन्होंने एक से ज्यादा जीएसटी नंबर लेके रखा है, तो उनको क्या करना है, तो वो क्या कर सकते हैं कि कुछ जीएसटी नंबर में तो इस स्कीम को ले सकते हैं और कुछ इस जीएसटी नंबर्स में इस स्कीम से बाहर भी रह सकते हैं, वो आपका खुद का डिसीजन होगा। अब इसमें एक चीज और कर दी गई है कि जिन रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी जो अक्टूबर की रिटर्न है वो 30 नवंबर तक फाइल कर दी है, वो ऑटो ही माइग्रेट हो जाएंगे क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। यानी अगर आपने अपनी अक्टूबर की रिटर्न है वो 30 नवंबर तक अगर फाइल कर दी तो ऑटो ही बाय डिफॉल्ट जीएसटीएन का जो पोर्टल है वो आपको माइग्रेट कर देगा इस स्कीम के अंदर, अगर आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक का है। तो उसके अंदर आप कैसे बाय डिफॉल्ट माइग्रेट होंगे उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का है और आप अपनी जीएसटी R1
क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का है और आप अपनी जीएसटीआर 1 है वो क्या फाइल कर रहे हैं, क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, तो जीएसटीएन डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट ही आपको इस स्कीम के अंदर क्वार्टरली का ऑप्शन ही दे देगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन पर्सन ऐसे हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का ही है लेकिन वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं मंथली बेसिस पे करंट फाइनेंशियल ईयर पे, तो उनको क्या मिलेगा, ये ऑप्शन मंथली बेसिस के अंदर ही मिलेगा। यानी मेन चीज ये हुई कि करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो जीएसटीएन डिपार्टमेंट आपको ऑटो ही माइग्रेट कर देगा किसके अंदर, क्वार्टरली के अंदर। लेकिन आप अपनी जीएसटीआर 1 मंथली फाइल कर रहे हो तो जीएसटीआर 1 क्या करेगा, आपको मंथली फाइल दे देगा ऑप्शन। अगर आपका टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 5 करोड़ रुपए तक है तब आपको ये ऑप्शन क्या मिलेगा, क्वार्टरली ही मिलेगा। एक चीज तो क्लियर हो गया, जिन लोगों ने 1.5 करोड़ के अंदर मंथली स्कीम जो लेके रखी है वही बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मंथली आएंगे, बाकी सभी इसके अंदर क्वार्टरली बेसिस के अंदर ही आएंगे। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है वो तो उनके लिए तो पहले भी कोई ऑप्शन नहीं था, उनके लिए तो अभी भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग है वो क्या है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। होता क्या था अभी तक, जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन थे जो क्वार्टरली फिलिंग के अंदर लेके रखे थे, यानी जो जीएसटीआर 1 है वो क्वार्टरली फाइल कर रहे थे, तो जैसे हम अपनी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं तो हमारे जो इनवॉइसेज होते हैं जिनको हमने माल बेचा है उनकी जीएसटीआर 2A और 2B के अंदर क्वार्टरली बेसिस पे दिखाई देते हैं, यानी उनको आईटीसी लेने में प्रॉब्लम आती है। तो ये काफी टाइम से ये डिमांड हो रही थी कि भाई जिन रजिस्टर्ड पर्सन से हम माल खरीदते हैं और जो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करते हैं तो उनसे क्या होता है कि हमें आईटीसी का लॉस होता है, यानी आईटीसी डिले हो जाती है 3-3 महीने के लिए। तो डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जो इस स्कीम को लेते हैं तो वो अपने B2B इनवॉइसेस को अपलोड करने के लिए आईएफएफ की जो फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना होगा, रिटर्न फाइल तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे करनी होगी जीएसटीआर 1 पे, लेकिन आप क्या करेंगे कि मंथली बेसिस के ऊपर उनके जो बिल है B2B के बिल वो आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा है कि भाई मैंने आईएफएफ के साथ में भी उनके बिल अपलोड कर दिए और क्वार्टरली रिटर्न के अंदर भी उन बिल को मुझे दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है, तो ये तो मेरी डबल मेहनत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अगर आईएफएफ में जितने बिल अपलोड कर दिए तो क्वार्टरली रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो उतने ही कम आपको अपलोड करने होंगे। उसे यूं समझिए कि आपके टोटल 3 महीने के अंदर 1000 B2B बिल बनते हैं, लेकिन आपने फर्स्ट 2 क्वार्टर के अंदर 800 जो बिल थे वो आपने आईएफएफ के साथ में क्या कर दिया, फर्निश कर दिया, अपलोड कर दिए। तो जब आप क्वार्टरली फाइल करेंगे तो आपको जो डिफरेंस 200 बिल है उन्हीं को ही आपको अपलोड करना होगा। अब हम बात करते हैं पेमेंट्स की। रिटर्न तो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होगी, ये तो अब सभी जान चुके हैं, लेकिन पेमेंट आपको मंथली बेसिस के अंदर ही करना होगा। अब इसके अंदर देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो आपका जो ड्यू टैक्स है आपको क्या करना होगा, हर महीने की 25 तारीख तक आपको उसे जमा कराना होगा पहले के 2 महीने में। तो पहले के 2 महीने का मतलब तो ये हो गया कि फर्स्ट और सेकंड मंथ का तो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा 25 तारीख तक, और जो तीसरे महीने का होगा वो रिटर्न के साथ में ही आपको उसका टैक्स पेमेंट करना होगा। अब जो आप टैक्स का पेमेंट करेंगे वो आप कैसे करेंगे, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर एज ए रीजन फॉर जनरेटिंग चालान, यानी इसके अंदर एक चालान बना के, सिंपल चालान बना के आप इस टैक्स का पेमेंट करेंगे। अब जब आप इसका टैक्स का पेमेंट करते हैं तो इसमें 2 तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन तो मिलेगा फिक्स सम मेथड जो प्री फिल्ड चालान होगा, और सेकंड मिलेगा सेल्फ असेसमेंट मेथड जो एक्चुअल टैक्स जो ड्यू है आपका उसका आपको पेमेंट करना होगा आफ्टर द एडजस्टिंग आईटीसी। इसे यूं समझिए कि आपको क्या करना होगा, पेमेंट तो मंथली करना है, तो पेमेंट मंथली करने के लिए आपको चालान बनाना पड़ेगा। जब आप चालान बनाएंगे तो वहां पे आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि जो आप चालान बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, तो वहां पे आपने सेलेक्ट किया कि भाई मैंने QRMP की स्कीम लेके रखी है इसलिए मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो जब आप ये ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप पेमेंट कौन सी स्कीम के अंदर कर रहे हैं, यानी इसमें पेमेंट के भी 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड तो हो गया फिक्स सम मेथड। अब अगर आप फिक्स सम मेथड को लेते हैं तो आपको चालान क्या मिलेगा, प्रीफिल चालान मिलेगा, यानी आपका चालान कंप्लीटली बना बनाया हुआ आपको मिलेगा। और अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड लेते हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, खुद से कैलकुलेशन करनी होगी और फिर आप उसका पेमेंट कर पाएंगे। तो अब ये जो हमारे फिक्स सम मेथड है और जो सेल्फ असेसमेंट मेथड है इसमें आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, उस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। और टेबल दिखाने से पहले एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि अगर आपका किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, यानी अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डिपॉजिट नहीं करना होगा। मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स समझाने के लिए मैंने सीबीआईसी का सर्कुलर ओपन किया है और इस सर्कुलर के अंदर टेबल बना के अच्छे से समझाया गया है कि किस तरह से आप टैक्स का पेमेंट करेंगे। तो इसमें यह दिया गया है कि आपको जो टैक्स का जो चालान बनाना है, जो प्रीफिल चालान बनाना है वो जीएसटी पीएमटी 06 से ही बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि एक इसमें 35% का एक टैक्स कैलकुलेशन का रूल दिया गया है।
तो वो रूल काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और अगर ये आपको अगर बेटर वे में समझ में नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका लेके आऊंगा और उसके अंदर इसका पेमेंट कैसे करेंगे उसकी डिटेल में बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, पेमेंट के ऊपर हम बात करते हो। देखिए, तो उसमें यह दिया गया है कि अगर लास्ट रिटर्न आपने क्वार्टरली बेसिस के ऊपर फाइल किया है, तब आपको क्या करना होगा, उस क्वार्टर का जो टोटल टैक्स बनता है उसका 35% जो मंथली पेमेंट जो हम कर रहे हैं उसके अंदर आपको करना होगा। यानी जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर जैसे इसमें दिया गया है कि टैक्स है वो 100 रुपीज का बन रहा है, यानी टोटल आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी का 100 रुपीज बना। कौन सा? लास्ट क्वार्टर में। तो लास्ट क्वार्टर इसमें दिया गया जनवरी फरवरी मार्च, यानी जनवरी फरवरी मार्च का सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी 100 और 500 रुपीज का आपको बन रहा है। तो जो आगे जो आप मंथली पेमेंट करेंगे तो उसके अंदर अप्रैल और मई में आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर तो अप्रैल मई और जून का ही आता है। तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसका 35% इसके अंदर पेमेंट करना होगा फर्स्ट और सेकंड मंथ में। इसको मैं दोबारा आपको ब्रीफ करता हूं, यानी जो लास्ट आपका क्वार्टर है उसमें जितना आपने टैक्स पेमेंट किया है उस टैक्स का 35% आपको कैलकुलेट करना है। वो 35% फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के अंदर आपको उसका पेमेंट करना होगा, जो आपको खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये प्री फिल आएगा, यानी पहले से इसमें कैलकुलेट होके आएगा। और वो कैलकुलेट कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर एक दूसरी कंडीशन ये है कि इन केस द लास्ट रिटर्न फील्ड वाज मंथली, यानी अगर आपने जो लास्ट रिटर्न है वो अगर आपने मंथली फाइल किया, यानी मार्च की रिटर्न अगर आपने मंथली फाइल कर ली, यानी अभी सिचुएशन हो रही है अप्रैल की, तो अप्रैल की आप रिटर्न लगा रहे हो, ठीक है, और मार्च की रिटर्न आपने क्या करी, मंथली फाइल कर दी, ठीक। तो आपको क्या करना होगा कि मार्च का जो टोटल टैक्स हुआ, जैसे टोटल टैक्स कितना हुआ 50 रुपीज हुआ, तो वो ऐसा का ऐसा टैक्स ही नेक्स्ट रिटर्न के अंदर आपको उसको जमा कराना होगा। यानी लास्ट रिटर्न मैंने क्या की, मंथली फाइल करी है, और उस मंथली रिटर्न के अंदर टोटल टैक्स अगर हुआ मेरा 1000 रुपीज, तो नेक्स्ट और फर्स्ट और सेकंड रिटर्न के अंदर मेरे को 1000 रुपीज ही जमा कराना पड़ेगा। तो जो इसकी टैक्स की जो कैलकुलेशन है प्री फिल के अंदर, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है, तो मैं इसका प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें काफी डिटेल के अंदर आपको इसकी टैक्स की पेमेंट की डिटेल्स में समझा दूंगा। अब हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनब्लॉकिंग फॉर ई-वे-बिल फैसिलिटी। आप सभी जानते हैं अगर आप टाइम पे रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, अगर आपने लास्ट के 2 महीने इससे ज्यादा की रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी है, तो जो आपकी ई-वे-बिल की जो सर्विस होती है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसको अनब्लॉकिंग के लिए एक नई फैसिलिटी को स्टार्ट कर दिया गया, यानी वो जो फैसिलिटी है वो ऑनलाइन ही फैसिलिटी कर दी गई है। तो उस फैसिलिटी के ऊपर हम जानते हैं। तो उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। वो अपडेट ये है कि टैली जॉब पोर्टल के ऊपर 10,000 प्लस जॉब ओपन होकर रखी है। अब इन जॉब्स को आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप यूज करेंगे, इसकी डिटेल को जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक करें और टैली जॉब पोर्टल की वैकेंसीज को यूज करना सीख लीजिए। टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। तो अनब्लॉकिंग फॉर ई-वे-बिल को समझाने के लिए मैं डायरेक्टली आपको जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर लेके आ गया हूं। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपने अपनी जो रिटर्न्स है, जो जीएसटीआर 3B या CMP 08 है, वो अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं की है, तो आपका क्या किया जाता है, ई-वे-बिल उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। और जब आपका ई-वे-बिल ब्लॉक हो जाता है तो उसको रीओपन यानी अनब्लॉकिंग के लिए आपको क्या करना होता है, टैक्स ऑफिशियल से मिलके आपका जो फॉर्म होता है EBW05 आपको फाइल करना होता है। यानी आपको मैन्युअली डिपार्टमेंट में जाना होता है और वहां पे मैन्युअली टैक्स ऑफिसर से मिलके आप अपने जो रीजंस देते हो और वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करके अनब्लॉकिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ये प्रोसेस है उसे अब कंप्लीटली क्या कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी 28 नवंबर से इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है अनब्लॉकिंग के लिए। यानी आपको क्या करना होगा, EWB पोर्टल को अनब्लॉक करवाने के लिए, यानी आपका EWB पोर्टल है, ई-वे-बिल का पोर्टल ब्लॉक हो गया है, उसको अनब्लॉक करवाने के लिए आपको टैक्स ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप हमारे माइंड में क्वेश्चन ये भी आता है, क्या जो मैनुअल जो जाने का जो तरीका था, यानी मैनुअली अनब्लॉकिंग का जो प्रोसेस था, क्या वो अभी स्टार्ट है या नहीं है? तो यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया गया है कि नाउ दिस फैसिलिटी इज बीइंग डिसकंटिन्यूड, यानी जो अनब्लॉकिंग का जो प्रोसेस था मैनुअली जाने वाला उसे बंद कर दिया गया है। अब ई-वे-बिल को अनब्लॉक कराने के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप ये ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसका प्रोसीजर है वो यहाँ पे दे दिया गया है। आपको क्या करना होगा, आपका पोर्टल लॉगिन करना होगा, उसके अंदर यूजर्स के सर्विसेज में माई एप्लीकेशन आएगा और वहां पे एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग फॉर ई-वे-बिल का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। वहां पे न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां पे EWB05 को आपको फाइल करना है और 4 जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ में आपको अपलोड करने होंगे। अब जैसे मान लो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, इस प्रोसेस को भी कंप्लीटली आपने सबमिट कर दिया, तो उसका कोई क्लेरिफिकेशन आता है, तो वो क्लेरिफिकेशन आपको देखने के लिए क्या करना होगा, यूजर सर्विसेज में जाके व्यू एडिशनल
पोस्टल नोटिस के अंदर आपको जाना होगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट थी, जिससे मैनुअली नहीं जाना पड़ेगा हमें अब। और सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि आप अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल कर दें, जिससे कि आपका ई-वे बिल ब्लॉक ही ना हो और आपको अनब्लॉकिंग की प्रोसेस ही ना करनी पड़े। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में बताना न भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।